विद्युत की लेक्चर सीरीज में है वो हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे। एग्जाम्पल से वो 1.13 तो हमने कर लिए थे। आज वो एग्जाम्पल 1.14 से हमें वो शुरू करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1.14, तो देखो उदाहरण नंबर 1.14 क्या है कि तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है। एक तेल की बूंद है जिस पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर क्या है, आवेश है। ये मान लो एक तेल की बूंद है और इस पर जो आवेश है वो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये स्थिर विद्युत क्षेत्र दे रखा हमारे को 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि ये एक तेल की बूंद है जिस पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। कहने का मतलब तेल की बूंद पर जो आवेश है वो क्या है, आपका ऋणात्मक आवेश है। ये तो हमें पता चल गया। अब ऋणात्मक आवेश है वो संतुलन की अवस्था में, ये जो ऋणात्मक आवेश है वो विद्युत क्षेत्र में है और वो भी संतुलन की अवस्था में। अब यहाँ पर देखो किस प्रकार से वो संतुलन की अवस्था में रहता है। देखो संतुलन की अवस्था में रहने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस पर ये तेल की बूंद है तो तेल की बूंद पर नीचे की तरफ है, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। इसका मतलब इस पर क्या होगा, इसके पास में कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर द्रव्यमान होगा यहाँ पर। तो नीचे की तरफ आपका आएगा हमेशा जो पृथ्वी है वो क्या लगाएगी, एक बल लगाएगी। कौन सा बल लगाएगी, mg बल लगेगा। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, इसको संतुलन में रखना है बूंद को। तो संतुलन में अगर रखना है तो नीचे की तरफ अगर एक बल लग रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ भी क्या लगना चाहिए, एक बल लगना चाहिए। तभी ये बूंद है वो क्या रहेगी, आपके संतुलन की अवस्था में रहेगी। तो ऊपर की तरफ बल लगना चाहिए यहाँ पर। और ऊपर की तरफ अब कौन सा बल लग सकता है, ऊपर की तरफ बल से लग सकता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र के कारण ही बल लग सकता है। और वो विद्युत क्षेत्र के कारण बल कौन सा होगा, हमें पता है जो आपका E है वो किसके बराबर होता है, F/Q के बराबर। तो F बराबर हो जाएगा QE। इसका मतलब ऊपर की साइड में एक बल लगेगा, F बराबर QE। अब ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो किस दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब आप बताओ मेरे को, अगर ऊपर की तरफ हमारे को बल लगाना है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए इस प्रकार से, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इसका मतलब ये मान लेते हैं भाई इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र बना है। तो ये इसका ऊपर वाला भाग हो गया धनात्मक और ये नीचे वाला जो भाग है वो क्या हो गया, आपका ऋणात्मक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जो बूंद है, बूंद क्या है यहाँ पर संतुलन की अवस्था में है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो आपका एक बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, ऊपर की तरफ तो बल लग रहा है स्थिर विद्युत बल, और नीचे की तरफ बल लग रहा है आपका जो इसके बाहर के कारण है वो बल। अब देखो पूछा क्या गया है और विद्युत क्षेत्र का मान भी दे रखा है, E वेक्टर बराबर दे रखा है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, यदि तेल का घनत्व है, मतलब ये जो बूंद है यहाँ पर जो ये तेल की बूंद है इसका जो घनत्व है, घनत्व भी हमारे को दे रखा है। तो घनत्व हमारे को, घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से या डी से। तो घनत्व हमारे को दे रखा है 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है हमारे को, बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आयतन हमारे को दे रखा है इसका, सॉरी घनत्व दे रखा है, घनत्व दे रखा है। तो यहां से हमारे को क्या ज्ञात करनी है, घनत्व, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है और हमारे को ज्ञात क्या करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है कि बूंद की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर तो पहले हमारी एक कंडीशन बन रही है कि क्वेश्चन में बोला गया कि संतुलन की अवस्था है, और संतुलन की अवस्था में वो क्या होता है आपका, ये जो QE है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखो बूंद की संतुलन की अवस्था में, बूंद की संतुलन की अवस्था में, तो बूंद की संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जो आपका QE है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। हमारे को चाहिए क्या, इसकी त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पता है घनत्व दे रखा है, हमें पता है घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, होता कि नहीं होता है, D बराबर m/v या रो बराबर m/v। तो यहां से रो बराबर होता है m/v। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, देखो m बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू v हो गया। यहाँ पर v क्या है, आयतन, ये क्या है, बूंद क्या है, एक गोल बूंद है ना, तो मतलब गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो यहां से क्या हो जाएगा, m बराबर रो इंटू 4/3 πr³। और हमारे को चाहिए क्या, हमारे को चाहिए r। देखो पाई का मान है, रो का मान है, m का मान नहीं है। तो यहाँ पर देखो m बराबर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा QE/g।
तो यहां से लिख दो, क्या हो जाएगा आपका m बराबर हो जाएगा इस समीकरण से, समीकरण 1 से m का मान क्या आ जाएगा q बटा g, तो QE अपॉन g बराबर हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको थोड़ा सा हम r को एक साइड में लिखते हैं, बाकी को एक साइड में रखते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू क्यू इंटू ई अपॉन नीचे जी, और नीचे क्या आ जाएगा और रो नीचे आ जाएगा, तो ये रो लिख दो। फिर कौन आ जाएगा नीचे, 4 आ जाएगा, और ये 4 आ गया, और नीचे और कौन आ गया, पाई आ गया, और इस साइड में क्या बच गया, आर क्यूब लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ से आर की पावर हटेगी तो क्या आएगा, इसके पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, बटा 3 इंटू क्यू। क्यू क्या है आपका, क्यू क्या है, आवेश है, और स्वात में क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो आपकी बूंद है उस पर आवेश है वो किसके बराबर है, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। इसका मतलब क्यू है वो आपके किसके बराबर है, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 12 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। क्यू बराबर एन से लिख सकते हैं ना, क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ से एन का मान कितना है, 12 है, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो हो गया यहाँ से क्यू बराबर क्या हो गया, एन ई। तो यहाँ से लिख दो कितना हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा 12 इंटू ई इंटू विद्युत क्षेत्र का मान है वो आप यहाँ से रख दो, और ई का भी मान रख दो। यहाँ से ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू ई का मान रखो, ई का मान है 2.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन नीचे फिर यहाँ पर जी का मान, तो जी का मान या तो आप क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नहीं क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ पर 10 ले सकते हो। क्वेश्चन के अंदर शायद 9 पॉइंट नहीं, यहाँ पर नीचे 9 पॉइंट दे रखा है हल के अंदर, लेकिन आपको है वो यहाँ पर 10 ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब तक आपको नहीं दे रखा है तब आप बाध्य नहीं होगा आप 9.1 ही लो। तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए हम क्या ले लेंगे, जी का मान 10 ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 10 इंटू रो घनत्व का मान कितना देखो 1.26 इंटू 10 की पावर 3, फिर आता है 4, और फिर आता है पाई का मान कितना होता है 3.14, और इस पूरे की पावर कितनी होगी 1/3। तो यहाँ से आर का मान आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। सोल्व करने पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर जो भी पहले क्या करना होता है आपको, जैसे ये गुणा वाले होते हैं, इन गुणा वालों को पहले एक बार रहने दो, फिर आप 10 की जो घात होती है उसको करो। जैसे यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, -19 है, तो यहाँ पर 10 की पावर -19 और 10 की पावर 4 है, आधार से माना घात जुड़ जाएगी, -19 में से 4 घटा दो। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से आप पॉइंट हटाओ, यहाँ से 2 पॉइंट हटे, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएंगे 100। फिर यहाँ पर 10 की पावर 3 है, ये ऊपर भेज दो। तो पहले आप वो क्या किया करो, जितने भी पॉइंट हटा के जितने भी आपकी 10 की पावर है उसको छोटे से छोटे किया करो। उसके बाद में आपका कार्य रहता है कि आप वो क्या करो, ये जो भी है मतलब जोड़ वगैरह या जो भी मतलब गुणा वगैरह है वो सारे करके आप यहाँ पर इनको सोल्व करो। तो आप इसको सोल्व कर लेना। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 9.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो ये आ गई आपकी एक बूंद की त्रिज्या। तो जो बोला गया उसी के अनुसार हमने क्या बोला कि बूंद संतुलन की अवस्था में है, तो हमने संतुलन की अवस्था में करने के लिए नीचे की तरफ अगर भार mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ विद्युत बल लगाना पड़ेगा, और अगर ऊपर की तरफ विद्युत बल है तो माइनस पर हमें पता है कि विद्युत बल है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए हमने विद्युत क्षेत्र है वो नीचे की तरफ बना दिया यहाँ पर। अब हम ऊपर तो mg नहीं बना सकते ना, ऊपर की तरफ तो कोई भार नहीं लगता ना, कोई बल नहीं लगता है ना, नीचे की तरफ बल लगेगा ना, इसीलिए हमने नीचे mg लिया ना कि QE नीचे लिया, क्योंकि अगर QE नीचे लेते तो mg भी नीचे लगता, तब दोनों बल नीचे लगते, और दोनों बल नीचे लगते तो क्या बूंद संतुलन की अवस्था में रहती, नहीं रहती। इसलिए यहाँ पर mg नीचे लिया और QE ऊपर लिया, और ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं अगला 1.15 नंबर 1.15। तो एग्जाम्पल नंबर 1.15 क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, एक विद्युत क्षेत्र है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, आपका गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। ठीक है, और कितनी दूरी तक गिर रहा है, 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिर रहा है। ठीक है, क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, कि मतलब जो हमारे को विद्युत क्षेत्र दिया है उसका परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। मतलब मान तो विद्युत क्षेत्र का वही रहेगा, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की पहले दिशा थी वो उल्टी कर दी। उसके बाद में क्या किया है, तथा अब कोई प्रोटॉन उस क्षेत्र में उतनी दूरी तक गिरता है, मतलब अब यहाँ पर प्रोटॉन है वो क्या करेगा, उतनी दूरी तक गिरेगा। तो उतनी दूरी तक गिरने पर
दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना करनी है। आपको क्या ज्ञात करना है कि कितना 1.5 सेंटीमीटर गिरने में कितनी है वो समय, कितना है वो समय लगेगा, इस चीज की आपको गणना करनी है। तथा साथ ही दोनों स्थितियों में गिरने में लगे समय की गणना करनी है। इस परिस्थिति की गुरुत्वाकर्षण मुक्त पतन से तुलना करनी है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल में जो जब भी कोई वस्तु गिरती है तब उस पर जो बल लगता है या उसमें जो समय लगता है उसकी आप तुलना है यहाँ पर करो जो विद्युत क्षेत्र में वस्तु गिर रही है। तो उससे हमारे को क्या करनी है, तुलना करनी है कि कौन सी चीज किस बात पर निर्भर करती है। तो देखो पहले यहाँ पर सबसे पहले कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक विद्युत क्षेत्र में गिर रहा है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब इस पर बल है वो कैसा लग रहा है, आपका बल है वो कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब बल नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब आपका QE नीचे की तरफ लग रहा है। और बल अगर नीचे की तरफ लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आपकी विपरीत होगी इसके। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो ये देखो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा है, हमारे को पता नहीं थी फिर भी हमारे को बोला गया क्वेश्चन के अनुसार, उसके अनुसार हमने यहाँ पर लगा लिया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड में होगी, ऊपर की ओर होगी। तो आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे दिया जाएगा कि यानी यहाँ पर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होगा, कोई जरूरी नहीं है कि दे या ना दे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इस प्रकार से होगी, ई वेक्टर। तो ये कैसे होती है आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये प्लस, ये वाली मान सकते हो, यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे को इसकी समय की गणना करनी है। क्या करनी है, समय की गणना करनी है। और ये कितनी दूरी तक नीचे गिरा, ये गिरा 1.5 सेंटीमीटर है ना, 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरा। मतलब ये गति कर रहा है, ये गति कर रहा है, इसके पास में गति करेगा तो त्वरण होगा, नीचे की तरफ गिरेगा तो त्वरण होगा। यहाँ पर हमारे को हाइट भी दे रखी है, कितने हाइट तक वो मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है, और समय की गणना करनी है। तो हम इस कैसे गणना कर सकते हैं, हमारे पास में कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास में टी आया है अभी तक, जिसके पास मतलब टी आया नहीं आया ना, इसका मतलब हमारे को यहाँ पर आवश्यकता होगी गति के जो नियम होते हैं ना, गति के 3 नियम होते हैं, V बराबर U प्लस AT, V बराबर S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इसके बाद में V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इनमें से किसी एक को हमारे को काम में लेना पड़ेगा। तीसरा समीकरण तो वैसे भी काम में नहीं आ सकता क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, आपका T नहीं है। पहला समीकरण है तो पहले समीकरण भी मतलब काम नहीं आ सकता क्योंकि वहां पर हाइट नहीं है। और दूसरा समीकरण हमारा काम आएगा, क्या आएगा, S बराबर UT या H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो तीसरा समीकरण हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो तीसरा समीकरण हमारा क्या होता है, S बराबर या H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में हाइट भी है, प्रारंभिक वेग U प्रारंभिक वेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले तो क्या रहेगा, जब विद्युत क्षेत्र नहीं था तब तो स्थिर था ना, इसलिए प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा आपका। ये आपको ध्यान में रखना है। वस्तु है वहां पर आपका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि विद्युत क्षेत्र लगाया तब वो 1.5 सेंटीमीटर नीचे वो गया, इसका मतलब U का मान 0 रहेगा। तो U 0 हो गया तो आपके पास में H बराबर आ गया, ये 0 आ गया तो H बराबर हो गया हाफ AT स्क्वायर। तो एक ज्ञात करते हैं, यहाँ पर एक ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास में फॉर्मूला होता है F बराबर होता है MA, होता है कि नहीं होता है, F बराबर क्या होता है, MA। अब यही फॉर्मूला क्यों लिया, ये भी तो होता है A बराबर V अपॉन T। अब हमारे पास में वेग है ही नहीं, वेग हमारे पास में है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, ना तो हमारे पास में T है ना V है, तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला काम नहीं ले सकते, हमारे को ये लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर बल है, ठीक है नहीं है, बल है, यहाँ पर बल है और यहाँ पर द्रव्यमान भी मतलब हमारे को है हमारे पास में, तो हम यहाँ से आसानी से A का मान निकाल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास में चूंकि क्या होता है, बराबर होता है आपका MA, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AE, इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका F, और F का मान कितना है आपका QE, तो ये QE लिख दो, और Q की जगह आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये EE हो गया, अपॉन नीचे क्या आ गया M का मतलब ME हो गया, तो ये आ गया आपका AE। अब यहाँ से अभी तक हमारे इलेक्ट्रॉन का मतलब त्वरण निकाला है, अभी इस त्वरण का मान इसमें रख देते हैं। पहले यहाँ से देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2H बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा AET स्क्वायर, यहाँ से T स्क्वायर बराबर जाएगा 2H अपॉन AE, T बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2H, और AE का मान रख दो, AE का मान क्या होगा E, तो यहाँ पर E और इंटू ME, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पर समय। तो यहाँ से आप समय निकाल सकते हो, किसका समय निकाल सकते हो
कि जो आपका ये यहाँ पर गिरी है, जो इलेक्ट्रॉन गिरा है यहाँ पर, उसमें उसको गिरने में 1.5 सेंटीमीटर गिरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर लिख दो आप, देखो 2 इंटू कितना है 1.5, वो किस में देखो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, हमें पता है 1 मीटर बराबर क्या कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से 1 मीटर बटा 100 का भाग दे दो, यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जगह ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो 1.5 बटा 100 और ये आ जाएगा आपका मीटर में। तो कहने का मतलब 1.5 बटा 100, तो ये 100 आप नीचे लिख दो यहाँ पर 100 और इनटू यहाँ पर ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो यहाँ पर लिख दो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg अपॉन यहाँ पर E मतलब क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू E का मान कितना दे रखा होगा, E का मान E का मान दे रखा आपको 2 इंटू 10 की पावर 4, ये E का मान आ गया। तो आपके पास में सबका मान है यहाँ पर, बस आपको क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ पर 10 की पावर जो है इसको ये ऊपर चला जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा माइनस में आ जाएगा। पहले 10-10 वाली जो घात है उसको सोल्व कर लेना, फिर यहाँ पर पॉइंट वगैरह करके फिर आपको गुणा करना है, फिर इसका रूट लेना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1.5 सेंटीमीटर नीचे गिरने में जो समय लग रहा है, वो समय आ रहा है आपका कितना आ रहा है, समय आ रहा है 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और वो भी किस में आएगा सेकंड में आएगा ना, क्योंकि सारे मात्रक हमने किस में रखे एसआई में रखे हैं। तो समय का जो एसआई मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, इसलिए ये सेकंड में आएगा। तो ये तो निकल गया हमारा इलेक्ट्रॉन का है, वो क्या निकल गया समय निकल गया। हमारे को क्या करनी, दोनों स्थितियों में गणना करनी थी कि किसका समय किसको समय ज्यादा लगेगा। तो एक तो समय निकाल लिया, अब हमारे को क्या करना है प्रोटॉन का समय वो निकालना है। तो प्रोटॉन का समय निकालने के लिए भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। बस यहाँ पर क्या कर देंगे, जो ए निकाला था इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाला था, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे प्रोटॉन का त्वरण निकाल लेंगे। अब पहले तो हमारे को करना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे, अब प्रोटॉन कैसे गति कर रहा है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को फिर से वहां से आगे से पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि प्रोटॉन अब क्या कर दिया गया, जो ये विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण उतना ही रखा, परिमाण मतलब E का मान 2 इंटू 10 की पावर 4 ही रखा है न्यूटन प्रति कूलम, ये इतना ही रखा है। लेकिन इसकी जो दिशा है वो क्या कर दी, उत्क्रमित कर दी, मतलब जो इस दिशा में इसको इसे उल्टा कर दिया। उत्क्रमित करने का मतलब उल्टा हो गया ना यहाँ पर। तो आपका अब विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हो गया। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र रहा, और इसमें क्या कर रहा है प्रोटॉन है, वो क्या कर रहा है गति कर रहा है। तो ये मान लो प्रोटॉन है, तो बताओ प्रोटॉन पर बल कैसे लगेगा। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, धनावेश होता है, और हमने पढ़ा है कि धनावेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पर जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। कौन सा बल लगेगा, बल लगेगा आपका वो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब क्यू बल है वो लगेगा एक बराबर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप वो मतलब समय निकाल सकते हो, टीपी का समय निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। वही प्रारंभिक वेग प्रोटॉन का भी शून्य होगा, इसलिए प्रोटॉन का शून्य कर दिया हमने। यहाँ पर एपी का मान निकाल लेते हैं पहले। तो एपी कितना आएगा, एपी बराबर क्या होगा, इस फॉर्मूले से एपी बराबर हो जाएगा आपके पास में QE अपॉन MP। इस बार प्रोटॉन का वो क्या होगा, जो द्रव्यमान होगा। तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से बताओ क्या होगा, H बराबर क्या होगा, ये 2H हो जाएगी, ये 2 पर चला जाएगा, 2H बराबर होगा AP T स्क्वायर। तो यहाँ से T स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2H अपॉन AP, और T बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 2H, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा AP। AP का मान रख दो, AP का मान क्या है, AP का मान ये रहा, AP का मान हो गया आपका Q इंटू E, और ऊपर क्या चला जाएगा आपका MP। तो यहाँ से आपके पास में T बराबर रूट ऑफ इस सब का मान रख दो, 2 कितना हो गया, H का मान हो गया कितना हो गया, H का मान वही सेम क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो प्रोटॉन है वो भी कितनी दूरी तक गिरा है, 1.5 सेंटीमीटर तक गिरा है। तो 1.5 सेंटीमीटर लिख दो, तो यहाँ पर कितना होगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, या नीचे 100 लिख दो, और इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 27। तो वो लिख देते हैं यहाँ पर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा क्यू मतलब आवेश। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू विद्युत क्षेत्र 2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 4। बस यहाँ पर मान रख दोगे तो आपके पास में जो प्रोटॉन का जो समय है वो आ जाएगा। और प्रोटॉन का समय कितना आ रहा है,
वो आ रहा है 1.3 इंटू 10 की पावर कितना आ गया -7 सेकंड, इतने आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन का समय और ये आ गया प्रोटॉन का समय। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, समय तो निकालने फिर क्या करना है, दोनों स्थितियों में गणने में लगे समय की गणना करनी है। गणना कर ली हमने, इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से मतलब तुलना करनी है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन होता है। गुरुत्व में जब भी कोई वस्तु गिरती है तब वहां पर जो समय लगता है और इस समय में क्या अंतर होगा। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, गुरुत्व में जब भी कोई वस्तु गिरती है तो उसके लिए जो मान रहेगा वो कैसे देखो निकालेंगे हम। वहां पर क्या रहेगा, गुरुत्व के अधीन जब भी कोई वस्तु गिरती है तब हमारा जो दूसरा समीकरण हम कैसे लिखेंगे, वही h बराबर क्या होगा आपका ut प्लस का हाफ at²। और जब भी हमारे को मुक्त पतन बोले इसका मतलब वस्तु का जो प्रारंभिक वेग रहता है वो क्या रहेगा, मुक्त पतन में शून्य रहेगा। तो यहाँ पर ये हमने 11th क्लास पढ़ा, तो यहाँ पर u बराबर 0 रहेगा, तो यहाँ से h बराबर क्या आएगा आपका 0, तो ये हो गया प्लस हाफ a की जगह। अब यहाँ पर जब मैंने बताया आपको कि जब भी वस्तु क्या करती है, ऊर्ध्वाधर करती है, गुरुत्व के अधीन करती है, तो वहां पर त्वरण मिलते हैं, हम वहां पर क्या लेंगे, g लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका g और क्या आ जाएगा t²। आप बोलोगे यहाँ पर g क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर गति करवा रहे थे हम। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अंदर है वो गति हो रही है, तो वहां पर हम त्वरण ही लेंगे, वहां पर गुरुत्व है वो त्वरण काम में नहीं आएगा। तो यहाँ से आ गया h बराबर हाफ इंटू GT²। तो यहाँ से t बराबर कितना आएगा बताओ, ये 2h ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा g आ गया ना। तो अब आप देखो ये गुरुत्व के अधीन लगा समय और ये कौन सा समय, ये वाला जो समय वो समय है आपका विद्युत क्षेत्र में जो लगा समय। तो इसमें देखो क्या अंतर दिख रहा है आपको, इसमें देखो यहाँ पर जो दोनों इनके ऊपर क्या लग रहा है, यहाँ पर देखो ME मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो मतलब कोई भी वस्तु है जब क्या करती है, एक समान विद्युत क्षेत्र में गिरती है, तब वहां पर जो समय है वो उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि कितना द्रव्यमान होगा, उसी के अनुसार है वो गिरने में ज्यादा समय या कम समय वो लेगी। जबकि गुरुत्व के दिन जब भी कोई वस्तु गिरती है तब वहां पर जो समय है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। यहाँ पर द्रव्यमान है ही नहीं, यहाँ पर ये केवल हाइट पर निर्भर करी और गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करी, और पृथ्वी त्वरण फिक्स होता है 10 होता है, तो इसको ना तो हम चेंज कर सकते हैं। वो केवल किस पर निर्भर करेगा, समय केवल हाइट पर निर्भर करेगा। जबकि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब भी वस्तु गिरेगी तो वो किस बात पर निर्भर करेगी, एक तो विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करेगी और यहाँ पर किस पर निर्भर करेगी, जो आपका द्रव्यमान है उस पर भी निर्भर करेगी। तो ये हमने इसकी क्या कर ली, यहाँ पर गुरुत्व के अधीन है तुलना कर ली कि गुरुत्व के अधीन वो क्या होता है, वस्तु जब गिरती है तो वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है समय। जबकि जब भी कोई एक समान विद्युत क्षेत्र में वस्तु गिरती है तब उस वस्तु का जो समय है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये हमारा उदाहरण हो गया 1.15। अब हम अगला उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर अब करेंगे 1.16। तो उदाहरण नंबर 1.16 है वो क्या है आपका, एक 5 इंटू 10 की पावर -4 गुलाम आवेश पर, आवेश का मान दे रखा है कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर -4 गुलाम पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। कितना बल कार्य कर रहा है, 2.25 न्यूटन, मतलब बल का मान कितना है, 2.25 न्यूटन। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, मतलब ज्ञात क्या करनी है, ई। तो ये तो बहुत आसान है, आपके पास में सीधा फॉर्मूला है, क्या होता है, ये बराबर होता है आपका F/Q। तो यहाँ पर F का मान रख दो, सब ऐसा ही मात्रक में 2.25 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 आगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सोल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, ऊपर जाएगा ये कितना आएगा, ये 225 इंटू 10 की पावर -4। ये जो ऊपर पॉइंट हटाना ऊपर ना आए वो सॉरी ये ऊपर प्लस का आ जाएगा, ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 की पावर -2 और नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा प्लस का हो गया। और इसको क्या कर लो आप, यहाँ पर सोल्व कर लो, ये जो घात है वो आपस में ये आधार समान घात जुड़ जाएगी और आपका यहाँ पर आंसर है वो आ जाएगा। तो ये तो आसान था बिल्कुल। अब उदाहरण नंबर करते हैं 1.17। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है तो इसको ध्यान में रखना है और समझोगे तो आसानी समझ आ जाएगा। देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धन आवेश है, ये लो हमने रख दिए, दो बिंदु धन आवेश है, प्रत्येक 10 की पावर -8 गुलाम का है, ठीक है। प्रत्येक पर जो आवेश है क्या है, 10 की पावर -8 गुलाम है। क्रम से बिंदु x बराबर
प्लस 0.1 मीटर, y बराबर 0। तो ये मान लेते हैं मूल बिंदु हो गया आपका। क्रम से क्या रखे हुए जो दोनों आवेश है वो x बराबर 0.1 मीटर पर और y बराबर 0 तथा x बराबर माइनस 0.1 मीटर पर और y बराबर 0 पर स्थित है। तो ये दो बिंदु आवेश है, ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु हो गया। वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं कि y बराबर 0, मतलब यहाँ पर तो है ही नहीं। वो क्या बोल रहा है यहाँ पर है, जो ये वाला है वो कितनी दूरी पर है यहाँ से, वो यहाँ से 0.1 मीटर दूरी पर है, ठीक है। और ये कितनी दूरी पर है, ये है आपका माइनस का 0.1 मीटर दूरी पर है। कहने का मतलब इसके जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक क्या होंगे 0.1 माइनस 0.1 और 0, और इसके निर्देशांक है वो क्या होंगे आपके प्लस का 0.1 और 0, ठीक है भाई। एक्स ये आपकी कौन सी एक्स है और ये कौन सी होगी y एक्स होगी। तो उसी के अनुसार तो यहाँ पर क्या होगा, ये आएंगे ना निर्देशांक, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए। निम्नलिखित बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। कि मतलब निम्नलिखित बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण मतलब विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है और उसकी क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात। परिमाण मतलब उसका मान निकालना है और उसकी दिशा भी ज्ञात करनी है कि उसकी दिशा y एक्स की तरफ है या x एक्स की तरफ है, किस दिशा में है उसकी दिशा भी हमारे को ज्ञात करनी है। तो क्या हमारे को अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि आपको मूल बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा। तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और उसकी दिशा है वो किस साइड में होगी बताओ। इस वो पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, विद्युत क्षेत्र कितना होगा। दोनों धन आवेश है, दोनों सजातीय आवेश है। अरे मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कि जब भी कोई दो सजातीय आवेश है प्लस प्लस, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगी। तो यहां से क्या होगा, जो आपका मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु पर तो कोई विद्युत क्षेत्र रहेगा ही नहीं। कितना रहेगा, 0। इसका मतलब इस मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। मध्य बिंदु पर जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण कितना होगा, 0 होगा। और परिमाण नहीं है वहां पर तो दिशा तो होनी नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो आपका ए वो तो आ गया कि मूल बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि दो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेशों के मध्य बिंदु पर जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है, 0 होता है। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, मूल बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो हमारा सोल्व हो गया। आगे देखो अब अगला बे देखो, बे क्या दे रखा है, बे दे रखा है x बराबर 0.2 मीटर, y बराबर 0 पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो x बराबर 0.2 मीटर पर, तो मतलब x बराबर 0.2, ये आपका मूल बिंदु है। ये दूरी कितनी है, 0.1 मीटर है। तो इस x बराबर 0.2 मीटर पर मतलब हमारे को यहाँ पर कोई एक बिंदु है, कुछ भी मान लेते हैं, बिंदु P मान लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी जो विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात करना है। तो 0. क्या हो गया आपका 2 मीटर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इन दोनों आवेशों के कारण है वो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये आपको ऐसे तो दिख रहा होगा कि ये जो हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ये विद्युत द्विध्रुव नहीं है ना। अगर विद्युत द्विध्रुव होता है यहाँ पर -q और एक +q होता, तब हम यहाँ पर आसानी से वो क्या कर देते, हमारा फॉर्मूला लगा देते। कौन सा फॉर्मूला, E बराबर 2kp/r³। लेकिन यहाँ पर ये द्विध्रुव है नहीं, इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो पहले आवेश की बात करते हैं, इस आवेश के कारण कि यहाँ पर आवेश को नाम देता हूं मैं Q1 और Q2। तो इस Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी। तो पहले देखो Q1 आवेश है, तो Q1 आवेश है वो क्या करेगा, यहाँ पर हमारे को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस P बिंदु पर मैंने बताया जब भी किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पर क्या हम लेकर आते हैं, एक धन प्रेक्षण आवेश। तो यहाँ पर जब हम धन प्रेक्षण आवेश लेकर आएंगे तो ये एक धनावेश है, तो वो धन प्रेक्षण आवेश को क्या करेगा, उस साइड में क्या करेगा, बल लगाएगा। कहने का मतलब Q1 है वो क्या करेगा, इस साइड में बल लगाएगा और इस साइड में बल लगाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, यही होगी आपकी। तो ये आ गया आपका E वेक्टर 1, ठीक है। अब देखो इसके कारण है वो कितना होगा,
इस Q2 के कारण इस P बिंदु पर कितना मतलब किस साइड में वो बल लगेगा, तो वही सेम Q2 भी क्या आपका धनावेश है, तो इसका मतलब इस P बिंदु पर जो आपका विद्युत क्षेत्र लगेगा वो विद्युत क्षेत्र क्या लगेगा आपका इसी जो E1 वेक्टर है उसी की साइड में लगेगा, क्योंकि ये धनावेश है तो यहाँ पर धनावेश होगा, तो ये धनावेश इस धनावेश को उस साइड में प्रतिकर्षित करेगा ना, इसलिए आपका जो E2 वेक्टर है या E2 है वही आपका क्या होगा इसी दिशा में होगा। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं कि Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो Q1 आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा आपका बताओ, Q1 आवेश के कारण, तो किसी कारण हमारे को विद्युत क्षेत्र की चाहिए, तो यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए होगा, देखो ये बिंदु आवेश है तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या हो गया आपका E बराबर, नहीं तो आप वो लगाओ भाई, अगर आपको चाहिए कि आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चाहिए तो यहाँ पर आप पहले बल निकालना पड़ेगा, ये वही है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर आप बल निकालो, बल निकालने के बाद में जो आपका फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q, वहां पर आप F का मान रखो तो E का मान आएगा, वो E का मान क्या आने वाला है आपका E बराबर Q अपॉन R स्क्वायर, यही आएगा ना, तो ये हमारे को चाहिए यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या होगा E कौन सा चाहिए हमारा Q1 वाला चाहिए ना, तो E1 वेक्टर, तो यहाँ पर E1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, और इसकी दिशा कौन सी साइड होगी, आई कैप साइड होगी, एक्स एक्सिस उस साइड में ना, इस वजह से, तो यहाँ से देखो E1 वेक्टर बराबर ए का मान कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान कितना है, आवेश कितना है Q1 कितना है 10 की पावर -8 कूलम अपॉन आर कितनी है, दूरी कितनी है बीच की, इनके मध्य की दूरी कितनी है, ये दूरी 0.1 है, तो ये कितनी होने वाली है, ये कितनी होगी, ये भी कितनी होगी 0.1, तो यहाँ पर लिख दो 0.1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में E1 वेक्टर। अब आपको चाहिए E2 वेक्टर, मतलब Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो Q2 आवेश के कारण निकालो, Q2 आवेश होगा आपका E2 वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, तो E2 वेक्टर बराबर K का मान कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन R की मतलब ये दूरी चाहिए आपको, Q2 ये आवेश है ना, तो ये दूरी कितनी होगी 0.2 मीटर, तो ये है, और ये कितनी है 0.1 मीटर, कहने का मतलब दूरी होगी 0.2 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। E1 आ गया, E2 आ गया, तो क्या हम P पर परिणामी निकाल सकते हैं, परिणामी अधिरोपण का सिद्धांत होता है ना, विद्युत क्षेत्र का अधिरोपण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी बिंदु पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है सदिश योग होता है। तो यहाँ पर सदिश योग करना, और इसकी दिशा भी ले लेते हैं, ये भी कौन साइड में होगा, आई कैप दिशा में होगा, और यहाँ पर P बिंदु पर देखो E1 E2 है वो क्या एक दिशा में, मतलब थीटा आपका कितना है 0 है, और दो सदिश का आपका परिमाण देना है, थीटा 0 है, तो या तो आप रूट लगाओ, वो रूट लगा के फॉर्मूला लिखो, रूट आपका A1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा, वहां पर थीटा का मान 0 रखो, तो वही आने वाला है, क्या आएगा अंत में E1 प्लस E2, तो आपको P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा आपका E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस का E2 वेक्टर, तो यहाँ से E1 वेक्टर का मान ये रहा और E2 वेक्टर का मान ये रहा, दोनों आई के साइड में, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे और आपके पास में E वेक्टर आ जाएगा, मतलब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, और दिशा भी आपके पास में आ जाएगी आई कैप, जो इसकी वो दिशा हो जाएगी, और परिमाण भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, मिल गया। तो ये हो गया हमारा बे भाग। अब करते हैं इसका सी भाग या सॉरी से भाग। तो से भाग क्या, देखो से क्या दे रखा है आपको, से दे रखा है x बराबर 0 और y बराबर 0.1, तो ये हो गया आपका कोई दो उद्यम परीक्षण आवेश, यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया, ये दूरी आपकी कौन सी है -0.1 मीटर है, और ये आपकी 0.1 मीटर, और आपको दिया है कि एक बिंदु है जो कहां पर स्थित है, x बराबर तो 0 है, उसके बिंदु है निर्देशांक क्या है 0 और क्या है 0.1, इसका मतलब 0.1 इस मान लो यहाँ पर रहेगा आपका बिंदु, मतलब पिछली वाली जो स्थिति थी उसमें तो हमने क्या कहां पर ज्ञात किया था अक्षीय स्थिति पर, भाई ये जो आवेश है इनके अक्ष यही होगा, तो इस अक्ष स्थिति पर हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, और इस बारे में हम क्या करेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र हमारा ये कितनी है, हमारे पास में दे रखी है दूरी 0.1 मीटर। तो यहाँ पर ये आपका Q2 आवेश था, ये Q1 आवेश था, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं आसानी से वो क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं इस पर, पहले Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु जो P है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमारे को, तो इसका मतलब हमारे को पहले ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी हम निकाल सकते हैं, ये 0.1 ये 0.1, तो ये कितनी होगी √0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना आपका समकोण होता है ना, जो लगता है आपका कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार से ये आपकी सेम दूरी यही रहेगी आपकी, क्या रहेगी 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये दूरी मिल गई। अब देखो Q1 आवेश के कारण है वो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस साइड में होगी। तो बताओ मेरे को, Q1 आवेश पर अगर ऐसा नहीं पता चल रहा है तो आप Q नोड आवेश लेकर आओ। तो Q1 Q नोड को क्या करेगा, Q नोड क्या धन परीक्षण आवेश है, तो Q1 क्या करेगा Q नोड को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ऐसे बल लगाएगा। अगर बल की दिशा ये होगी तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी। मतलब आपका इस साइड में क्या लग रहा है, E1 वेक्टर है वो लग रहा है। अब बताओ Q2 का कारण है वो किस प्रकार से, Q2 का कारण है इस प्रकार से क्या लगेगा आपका, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगेगा, क्योंकि Q2 भी क्या करेगा इस Q नोड पर ऐसे ही बल लगेगा और जो बल की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये आपके क्या लगे, यहाँ पर दोनों विद्युत क्षेत्र लग गए। लेकिन अब आपको यहाँ पर चाहिए क्या, P पर परिणामी चाहिए। एक तो विद्युत क्षेत्र ऐसे लग रहा है, एक विद्युत क्षेत्र ऐसे लग रहा है, इसका मतलब हमारे को यहाँ पर क्या लेने पड़ेंगे, घटक है वो लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मान लो ये कोण आपका थीटा है, ये कोण भी थीटा है, तो ये कोण थीटा, तो ये कोण ये वाले इसको ये वाला कोण कितना रहेगा आपका, ये वाला कोण सॉरी ये वाला कोण कितना रहेगा, थीटा रहेगा। देखो जेड बन रहा है ना कुछ इस प्रकार से, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा तो ऊपर वाला भी आपका कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। और ये थीटा तो ये थीटा तो ये कितना रहेगा आपका, थीटा रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इंटू के घटक ले लो, इंटू का इस दिशा में घटक लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा की दिशा में इंटू कोस थीटा, और इस दिशा में घटक हो जाएगा इसका E1 कोस थीटा, और ऊपर की दिशा में इनके घटक हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा E1 साइन थीटा और एक हो जाएगा E2 साइन थीटा। और यहाँ पर आपको थीटा पता चल रहा है कि थीटा कितना है, ये सीधा देखो बिल्कुल बीच में, इसका मतलब ये पूरा 90 होता तो ये कितना रहेगा आपका 45 रहेगा, मतलब थीटा का मान आपका कितना है 45 है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, E जो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका कितना रहेगा, E वेक्टर बराबर, ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्यों निरस्त कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर E1 के कारण और E2 कारण दोनों ये क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, मतलब E1 और E2 बराबर है। E1 विद्युत क्षेत्र और E2 विद्युत क्षेत्र है वो दोनों क्या है आपका बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ पर उतनी दूरी पर भी Q2 दूरी से जो ये दूरी है उतनी दूरी ये रहेगी, और यहाँ पर दोनों पर जो आवेश है वो भी क्या आपके समान है, आवेश समान है, दोनों दूरी समान है। तो E बराबर क्या होता है कि Q अपॉन R स्क्वायर, Q समान R स्क्वायर समान, मतलब R समान, और K तो ऐसे भी समान होता है। इसका मतलब दोनों के लिए जो E1 और E2 है उनका मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ से बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वो केवल किसकी और किसके कारण होगी, केवल E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये तो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लो, ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, E1 साइन थीटा और प्लस का E2 साइन थीटा। अब अगर इससे देखें तो E1 E2 बराबर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E बराबर 2E1 साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। अब यहाँ से E बराबर 2 इंटू E1 का मान रख दो भाई, किसी का Q निकाल बिंदु P पर, तो यहाँ पर क्या होगा KQ, Q का मान कितना है, K का मान यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो KQ1 अपॉन R स्क्वायर साइन 45। अब यहाँ से हो जाएगा E बराबर 2 इंटू K का मान रखो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान है 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन R कितना है, R ये रहा, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 ये, और ये क्या आ जाएगा आपका बिंदु P पर है वो क्या आ जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आ गई आपकी निरक्षीय स्थिति पर। तो हमने तीन ही कंडीशनों में निकाल ली, मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई, क्योंकि दोनों समान आवेश है इस वजह से। फिर दूसरी कंडीशन थी अक्षीय स्थिति पर, तो अक्षीय स्थिति पर हमने पहले Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, फिर Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकाल ली। फिर हमने क्या किया, निरक्षीय स्थिति पर, तो निरक्षीय स्थिति पर हमने यहाँ पर पहले Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली और दिशा भी निकाल ली, और Q2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा हमने यहाँ पर निकाली, और इस प्रकार से हमारे को विद्युत क्षेत्र की दिशा मतलब और परिणाम प्राप्त हो गया। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1 पॉइंट कौन सा था 17 था वो हो गया। अब देखो अगला उदाहरण करते हैं, उदाहरण पॉइंट 1.18। तो उदाहरण 1.18 क्या है कि NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। कि NaCl जो अणु है उसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस आयन इनके बीच के अणु है, इनके बीच की दूरी है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमने लिख दिया। आगे क्या बोला है,
अणु के विद्युत द्विध्रुवागुण की गणना करनी है। तो अणु का विद्युत द्विध्रुवागुण निकालना है और विद्युत द्विध्रुवागुण हमें को पता है क्या होता है, पी वेक्टर बराबर होता है क्यू इंटू 2a। मतलब कोई भी विद्युत द्विध्रुव होता है, उन विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुवागुण होता है। तो यहाँ से हमारे पास में पी वेक्टर बराबर आ गया क्यू इंटू 2a। अब यहाँ पर 2a दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है 2a बराबर 1.28 एंगस्ट्रॉम। लेकिन हमारे को यहाँ पर किसको बदलना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये मीटर में बदलेंगे कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आपको ये 2 नीचे नहीं लेकर आना है, क्योंकि हमने क्या माना था कि द्विध्रुवागुण मैंने बताया था कि यहाँ पर जो दोनों आवेश थे प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनके बीच की दूरी हमने कितनी ली थी, 2a ली थी, ताकि हमारी जो हमने अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र और जो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र निकाले थे उसमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2a ही पूरी आपकी ये दूरी है। तो ऐसे नहीं आपको a निकालनी है, a नहीं निकालनी है, यहाँ पर 2a ही आपकी ये पूरी दूरी है। अब यहाँ पर देखो q, तो q कितना लोगे, q कितना लोगे, आवेश कितना लोगे, आवेश जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने लोगे। इसके पास में 11 और 17 हो गए, वो इलेक्ट्रॉन लोगे, ये वो आवेश लोगे, नहीं वो आवेश नहीं लेना है। ये इसमें विद्युत द्विध्रुव आया किस इलेक्ट्रॉन के कारण है, इस सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको दिया है, Cl को दिया है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ही आदान प्रदान से क्या हुआ है, यहाँ पर द्विध्रुव बना है। एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से क्या बना है, द्विध्रुव बना है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आवेश आएगा वो किसके बराबर आएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मतलब आवेश का मान होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मान रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 2a का मान रख दो 1.28 इंटू 10 की पावर -10। और ये आपका यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी दिशा किस साइड में होगी बताओ, इसकी दिशा होगी द्विध्रुवागुण की जो दिशा होती है वो किस साइड में होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है ना, हमने पढ़ रखा है ये। तो ये हो गया उदाहरण आपका 1.18। अब करते हैं अगला उदाहरण 1.19। उदाहरण नंबर 1.19। उदाहरण नंबर 1.19 क्या है, देखो दो बिंदु आवेश 5, ये बीच में खाली जगह है, इसका मतलब क्या आएगा, माइक्रो आएगा, 5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। प्लस 5 माइक्रोकूलम का एक आवेश और एक -5 माइक्रोकूलम का आवेश है, वो परस्पर कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए। मतलब ये दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। आगे क्या बोले देखो, इनके मध्य बिंदु से, इनके मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु, इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर, इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर दूरी पर, 0.30 मीटर दूरी पर अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये क्या है, आपके दो विद्युत द्विध्रुव है ना, ये क्या हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ पर हमने निकाला विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र और उसकी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, एक मान लेते हैं अक्षीय स्थिति पर, पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति में ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 0.30 मीटर में है ना, हाँ 0.30 मीटर है। तो ये 0.30 मतलब हमारे को अक्षीय स्थिति पर दूरी है वो ज्ञात है करनी है। तो यहाँ से देखो आपका अक्षीय स्थिति पर वही सीधा फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर अक्षीय स्थिति पर, वो सारा पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको। पूरे करने के लिए वो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर आपको है वो यहाँ पर ये दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर ये दूरी सारी दूरियां वो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2kp/r³। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा दो और आपके पास में आंसर है वो आ जाएगा। तो ई वेक्टर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू के का मान कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू पी मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, पी क्या आपका द्विध्रुवागुण। द्विध्रुवागुण कैसे निकलेगा, द्विध्रुवागुण होता है क्यू इंटू 2a। तो क्यू का मान आपके पास में है कितना है, 5 माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2a। 2a मतलब दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसको बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। और 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होता है, 1/100 मीटर के बराबर। तो 1/100 मीटर के बराबर कर देंगे। तो ये नीचे लिख दो यहाँ पर 100 और नीचे क्या आ रहा है r³ मतलब ये दूरी, r ये तो लेते हैं हम। तो ये कितनी होगी, 0.30 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। अक्षीय स्थिति पर पूछा ना विद्युत क्षेत्र, हाँ अक्षीय स्थिति पर आपका विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्यूब है
तो ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति पर। अब हमारे को याद करना है निरक्षीय स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति पर आसानी से यहाँ पर क्या याद कर सकते हैं, ये बस यहाँ पर 2 हटाना है और ये क्या मिल गया आपको निरक्षीय स्थिति पर। ये आ गया आपका निरक्षीय स्थिति पर। ये तो बिल्कुल आसान था आपका, निरक्षीय स्थिति पर आ गया आपके पास। ठीक है, आर आपका 0.30 मीटर करना है। ये आपको कुछ नहीं करना, माइनस प्लस कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, हम आर यही तो लेते थे यहाँ पर, तो आर ये हमारी यही है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर करने लग जाओ कि -q के कारण ये दूरी लिखेंगे, ये दूरी लिखेंगे, ऐसे नहीं है। आर हम इसी को मानते हैं तो यही आपको लिखनी है। और यहाँ पर देखो 2 है, 2 कौन सी दूरी ये होती थी दोनों आवेशों के मध्य, तो 2 को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया, यहाँ पर सॉरी मीटर में बदल दिया, तो ये आ गया आपका नीचे 100। और ये क्या हो गया आपका आवेश, देखो 5 माइक्रो गुलाम है, माइक्रो किस में बदलना पड़ेगा आपको, गुलाम में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 की पावर है वो -6 आएगा ना, 10 की पावर -6 लिख दिया। ठीक है, अब करते हैं अगला उदाहरण 1.20। उदाहरण नंबर देखो 1.20 क्या है, 2 आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम परस्पर 2 mm दूरी पर स्थित है। ठीक है, 2 आवेश है जो क्या है प्लस माइनस मतलब प्लस 1000 माइक्रोकुलाम और एक है -1000 माइक्रोकुलाम, दोनों के मध्य की दूरी है 2 mm। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो सीधी सी बात है, जो प्लस और माइनस होगा विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर इस विद्युत द्विध्रुव को 15 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। विद्युत पर द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना करनी। तो टो बराबर हमने पढ़ा है, बल आघूर्ण क्या होता है, टो बराबर PE sin थीटा। सबके मान है आपके पास में, टो बराबर P को किस लिख सकते हैं, Q × 2A। E का मान है आपके पास में साइन, यहाँ पर थीटा का मान कितना रहेगा, थीटा का मान रहेगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री लिख दो। अब यहाँ से टो बराबर क्या आ जाएगा आपका, Q का मान रखो, Q का मान कितना रहेगा 1000 माइक्रोकुलम, मतलब 1000 × 10 की पावर कितना हो गया -6 × 2A। दूरी कितनी रहेगी दोनों के बीच में 2 mm। तो 2 mm को किस में बदलना पड़ेगा आपको, पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर को मतलब किसके बराबर होगा, 2 × 10 की पावर -3 मीटर। मिली को 10 की पावर -3 लिखते थे, यहाँ पर 2 × 10 की पावर कितना चाहिए -3 और इंटू ई का मान रख दो, और ई का मान आपका दे रखा है 15 × 10 की पावर 4 और sin 30 का मान है आप यहाँ पर रख दो, कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका उदाहरण नंबर, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1.20। तो चैप्टर जो फर्स्ट के है वो सारे के सारे हमने उदाहरण है वो यहाँ पर कर लिए हैं। तो इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन रह रहा है तो आप या तो वापस से जाके वीडियो देख लो, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा, सारे मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप बता सकते हो कि ये उदाहरण समझ में नहीं आया। अब आपके लिए वो होमवर्क क्या रहेगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि हमने उदाहरण तो सारे कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो आपके इस चैप्टर के जो भी यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी आंकिक प्रश्न बन रहे हैं या जो भी कुछ आपको क्वेश्चन, जितने भी पीछे के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको है वो सबको करके देखना है, रफ कॉपी के अंदर मिलाना है उन सबको। और आंकिक प्रश्न मिलाने के बाद में आपको जो मतलब आंकिक प्रश्न नहीं आ रहे हैं वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आप बता देना। अलग अलग जो भी विद्यार्थी बताएगा कि मेरे को ये समझ में नहीं आया आंकिक प्रश्न, तो उसका जब सारे हमारे मेरे को मिल जाएंगे कि भाई ये इनको नहीं आ रहे न्यूमेरिकल, तो उनका मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा उन सब का साथ मिलके। ज्यादातर वो मतलब इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे, उदाहरणों से रिलेटेड। तो आपको कंफ्यूजन तो रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको सही ढंग से सारे तरीके बता दिए हैं। फिर भी आपके कुछ एक दो जो भी मतलब न्यूमेरिकल रहेंगे या जितने भी रहते हैं आप मेरे को वहां पर बता देना, मैं वापस से आपका एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा चैप्टर फर्स्ट का जो है न्यूमेरिकल्स का, और वहां पर मैं सारे वो करवा दूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 2 है वो उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज तक के जो चैप्टर फर्स्ट है उस चैप्टर फर्स्ट के आपके नोट्स है वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, और जो उदाहरण है वो आपने कर ही लिए, उदाहरण को मिलाते रहना है और न्यूमेरिकल्स को आप मिलाते रहना है। ये आपका न्यूमेरिकल मिलाने का आपका होमवर्क है जो आपको करना है।